का संविधान या भारत की राज व्यवस्था पर जो आपका पोर्शन या सेक्शन होता है वो आपका 10th लेवल की या 6 से लेकर 10th लेवल तक की आप कह लीजिए एनसीईआरटी की साइंस, तो जिसे आप जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान कह सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें 6 नंबर पर, अगर आपने करंट अफेयर नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगी। एक बात आप याद रखना, करंट अफेयर मस्ट होगी, तो करंट अफेयर भी आपको साथ साथ करते चलना है पर मंथ का। ठीक है। तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं और ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुका था, तो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का जो अगला चैप्टर हम लोग करेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां या मोशन ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेगुलर इसमें कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, सिर्फ एसएससी ही नहीं कह सकता, ठीक है, कोई एग्जाम देने जा रहे होगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं। मोशन ऑफ अर्थ, अब ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाता है 6 की ही एनसीईआरटी में, बाद में इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, आगे जाकर 10th में भी आपको मिल रहा होता है। तो शुरू करते हैं मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियां। देखो पृथ्वी 2 तरीके से गति करती है। सपोज अगर इसे सन समझ लें तो एक तो अर्थ इस तरीके से गति करे, ठीक है, व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक गति तो ये हो गई। दूसरा खास काम क्या करती है, जैसे अगर मैं इस पेन को यूं रोटेट करने लगूं, ठीक है, तो अर्थ यूं रोटेशन कर रही है, मतलब परिभ्रमण, और साथ साथ ये गति भी कर रही है। तो एक साथ पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गति करती है। जब ये यहीं पर अपने एक्सिस पर, ये इसका पॉइंट एक्सिस कहा जाता है या अक्ष, ठीक है, इस एक्सिस या अक्ष पर जब अर्थ यूं रोटेट करे, ठीक, तो इसे ये काम करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी की इस गति को तो कहते हैं परिभ्रमण। और जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हो वैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही, तो इस वाली गति को परिक्रमण और इस वाली गति को परिभ्रमण, तो ये दोनों गति एक साथ होती रहती हैं। ठीक है। तो देखो मोशन ऑफ अर्थ में अगर देखें तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, तो यहां से 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखें कि 2 प्रकार की जो गति है, तो ए नंबर पर देखते हैं। पहली जो हम गति देखेंगे परिभ्रमण, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रोटेशन। रोटेशन, परिभ्रमण भी इसे कह सकते हैं, साथ में इसे ही घूर्णन गति भी कहते हैं, याद रखना, घूर्णन गति। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि अर्थ का अगर फेस आपकी तरफ है और ये दोबारा यूं घूमकर यूं आपके अपनी तरफ फेस कर दे, तो लगातार यूं घूम रही है। अर्थ को ये गति कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है, याद रखना, ठीक है। तो जो परिभ्रमण गति है, इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो है 24 आवर्स। 24 घंटे में अगर ये कंप्लीट कर रही है तो इसी गति को दैनिक गति भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन कंप्लीट हो जा रही है, दैनिक गति या डेली मोशन। तो भाई इसे 3 नाम से जान सकते हैं, और ये 3 नाम कौन कौन से हैं यहां पर अगर हम देखें तो इसे परिभ्रमण गति भी कह सकते हो, घूर्णन गति भी कह सकते हो, या दैनिक गति भी कह सकते हो। इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटेशन। और रोटेशन या डेली मोशन, ठीक है, इसको कंप्लीट होने में टाइमिंग कितनी लगी, 24 घंटे। ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो डायरेक्ट जो आप में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की इस गति के कारण होता क्या है। अगर पृथ्वी ये गति कर रही है तो इसकी वजह से हुआ क्या, तो इसकी वजह से एक चीज होगी। सपोज अगर अर्थ का ये वाला फेस सूर्य के सामने है तो इस तरफ तो दिन होगा और इस तरफ रात होगी ना, ठीक। और जब अर्थ यहां से घूमकर यहां आ जाए तो अब यहां दिन होगा और इस तरफ रात होगी। इसका मतलब पृथ्वी की इस गति के कारण दिन और रात होते होंगे, इस बात को आप याद रखना। मतलब डे एंड नाइट बिकम्स ड्यू टू रोटेशन। तो अगर पूछे कि पृथ्वी की इस गति के कारण क्या होता है, तो दिन एवं रात, डे एंड नाइट।
तो यहां पर हमें याद रखना है कि घूर्णन गति का सीधा सा मतलब क्या हुआ, व्हेन अर्थ रोटेट एट देयर एक्सिस, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। एक बार फिर से देख लेना, व्हेन अर्थ कंप्लीट देयर वन सर्किल एट देयर एक्सिस, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो इसे पृथ्वी की घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में चले। मैंने आपसे यह कहा था कि भाई जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हो वैसे पृथ्वी क्या कर रही है, वैसे वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो दूसरी गति को कहते हैं परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन। तो बी नंबर पर देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन। ठीक, अब इस गति की एक खास बात देखें, अगर सूर्य यहां है और अर्थ यहां थी, अर्थ यहां से चली और इसने टोटल ये सर्किल पूरा किया, इसे ये काम करने में 1 वर्ष का समय लगता है। अगर 1 वर्ष का समय लग रहा है तो इसे वार्षिक गति भी कह सकते हैं या एनुअल मोशन भी कह सकते हैं। वार्षिक गति, वार्षिक गति या एनुअल मोशन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई वार्षिक गति को कंप्लीट होने में 1 वर्ष का समय लग रहा है। तो 1 वर्ष का सीधा सा मतलब 365 सही 1/4 दिन, या इसे लिख सकते हो 365 दिन 6 घंटे। 1/4 डे का मतलब क्या हुआ, 6 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स का एक दिन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर टाइमिंग हमें दिखाई देती है 365 सही 1/4 दिन। 1/4 दिन या 1/4 डे नहीं लिखना चाहते हो तो 6 आवर्स लिख सकते हो। और यहाँ पर टोटल टाइमिंग हमें कितनी दिखाई दी थी, 24 घंटे। 2 शब्दों में कंफ्यूज मत होना, परिभ्रमण और परिक्रमण। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। परिक्रमण का मतलब मैंने बताया, जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हो वैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए वो परिक्रमण गति थी। और यहाँ के केस में हम क्या देख रहे हैं, व्हेन अर्थ कंप्लीट देयर वन सर्किल एट देयर एक्सिस, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो उसे हम कह रहे थे परिभ्रमण गति। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले भी बता रखा है, अर्थ अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है, अर्थ अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? चलो कोई भी बता दो आंसर, सिंपल सा ही है। 90 डिग्री। 27 डिग्री सर, 27 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री से 27 डिग्री सर, 27 डिग्री। नहीं, 23 डिग्री से। देखो एक काम करते हैं, सपोज ये प्लेन रहा और इसमें मैं पेन रख दूं, पेन और मेरे हाथ के बीच देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये देखो कंफर्म। सपोज अगर अर्थ ना झुकी होती तो सीधे यूं होती, लेकिन अर्थ थोड़ा सा यूं झुक गई, और जब अर्थ यूं झुकी तो ये वाला एंगल हमें देखना है, ये। ठीक, ये है 23.5 डिग्री, कंफर्म। तो देखो अगर अर्थ ना झुकी होती तो अर्थ सीधे यूं होती, और अर्थ यूं होती तो 90 डिग्री का एंगल बनता, लेकिन अर्थ यूं झुक गई, और जब झुक गई तो देखो ये वाली जो डिग्री है ये 23.5 डिग्री। ठीक, तो ये जो रिमेन बचा ये 66.5 डिग्री होगा ना। तो अर्थ अपने एक्सिस पर, याद रखना, अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है, मतलब ये है वो। अर्थ को अगर यूं रखें तो अर्थ, अगर अर्थ को यूं बनाएं, ठीक, तो अर्थ यूं झुकी है। ठीक, अगर ना झुकी होती तो सीधे यूं होती, ये लाइन यूं होती, लेकिन इतना झुक गई ना, तो यहां से अगर हम देखें, देखो अगर इतना झुक गई है तो इस लाइन को यूं मिलाओ, तो अगर ना झुकी होती तो यूं होती ना, तो अर्थ यूं झुक गई तो देखो इस तरफ नॉर्थ पोल और इस तरफ साउथ पोल। याद रखना, अर्थ जब यूं झुकी तो नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इस तरफ हो गया। तो बिल्कुल इन चीजों पर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन मत रखना।
अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री बेंट है अपने एक्सिस पर, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलो तो देखें, अगर अर्थ यहां पर है और ये सूर्य की चारों ओर यूं परिक्रमा कर रही है, तो यूं ना होकर इसे 23.5 डिग्री यूं झुका देते हैं। अब जब झुक गई तो यूं रोटेशन भी कर रही है और साथ साथ यूं परिक्रमा भी कर रही होगी ना। ठीक है, तो चलो अब हमें यह देखना है कि भाई परिभ्रमण गति के कारण तो दिन और रात हो गए थे, तो ये चेक कर लें कि इस गति के कारण क्या होगा। चलो अगर इस गति के कारण पहली चीज चेक करें, तो पहली चीज चेक करते हैं। सपोज अगर अर्थ ना झुकी होती तो सूर्य का प्रकाश सीधे यूं पड़ रहा होता। ठीक है, बीचों बीच लाइन पे। अगर अर्थ को एक फुटबॉल की तरीके यूं सोच लो, फुटबॉल के बीचों बीच आओ और यूं मार्कर से लाइन खींच दे, तो फुटबॉल के जो बीचों बीच आप मार्कर से लाइन खींच रहे हो, इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अगर धरती ना झुकी होती तो सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर होता, लेकिन जैसे धरती झुकी तो अब सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा है ना, धरती के बीचों बीच तो पड़ नहीं रहा। इस लाइन के ऊपर ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध या सॉदर्न हेमिस्फीयर। तो सूर्य या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सॉदर्न हेमिस्फीयर में हो। ठीक, तो जैसे धरती झुकी तो सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया ना, उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का समय होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का समय होगा। जब धरती यहां से घूमकर यहां आ जाए तो अब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा, तो इसका मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का समय और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का समय। तो एक चीज देखो, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, इसका मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा तो हम लोग की तरफ गर्मी पड़ेगी। तो एक चीज देखो, अगर पृथ्वी यहीं रह जाती, अगर अर्थ यहीं पर होती, तो जहां पर गर्मी है वहां गर्मी ही रह जाती, और जहां पे सर्दी है वहां साल भर सर्दी ही रह जाती, यहीं पर यूं घूमती रहती। ठीक है, अगर धरती यहां से यहां पहुंची है तो अब सूर्य यहां आ गया, तो इसका मतलब ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं। ठीक, तो ये जो ऋतु परिवर्तन होते हैं ये पृथ्वी की इसी गति के कारण होते हैं, परिक्रमण गति के कारण। तो याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन या सीजनल चेंजेस, ऋतु परिवर्तन। चलो एक पॉइंट तो हमें यह मिल गया कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण गति के कारण, जबकि पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं परिभ्रमण गति के कारण। जब ऋतुओं में परिवर्तन हुआ है तो जरा एक पॉइंट और नोट करके देखो, पॉइंट नंबर 2। जब सीजनल चेंजेस हुए हैं या ऋतु परिवर्तन हुए तो इसका फर्क देखो क्या पड़ेगा। गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होगा, ठीक है, सुबह 5 बजे सूर्योदय हो गया और शाम 7 बजे सूर्यास्त हुआ या सनसेट हुआ, तो दिन बड़ा है ना। और सर्दियों के दिन में क्या होगा, सुबह 7 बजे सूर्योदय और शाम 5 बजे सूर्यास्त, तो दिन छोटा हो गया है नहीं। ठीक, तो दिन छोटा या बड़ा भी किसकी वजह से हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, तो देखो, ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे एंड नाइट विल बी डिसाइड बाय रिवोल्यूशन। तो नेक्स्ट में हम देखें दिन एवं रात की अवधि, मीन्स ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे एंड नाइट का निर्धारण। तो ये पॉइंट आप याद रखना, इस गति के कारण क्या क्या हुआ, दिन एवं रात की अवधि का निर्धारण हुआ और दूसरा ऋतु परिवर्तन। तो इसकी वजह से दो चीजें हुई। अब कंफ्यूजन आपको कहां नहीं होना चाहिए, इस बात को बेहतर तरीके से देख लो। परिभ्रमण के कारण दिन एवं रात होते हैं, लेकिन दिन एवं रात की अवधि, मतलब दिन बड़ा होगा या दिन छोटा होगा, ये डिसाइड होता है परिक्रमण से। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी में जब आप बैक ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखोगे तो ये सभी क्वेश्चन 50 टाइम से ज्यादा बार पूछे हुए हैं, और रेगुलर इनकी पॉसिबिलिटी रहती है पूछने की, तो इन पर केयर रखना। ठीक है, सभी लोग कंफर्म हो ना। यस सर। यस सर। ओके, तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा
कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक परिभ्रमण और दूसरी परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है कि अपने एक्सिस पर या अपने अक्ष पर ही यूं घूमती रहे, तो इस गति को कहते हैं परिभ्रमण, और इसकी वजह से होगा पृथ्वी पर दिन एवं रात। दूसरी गति हमने देखा कि सूर्य के चारों तरफ यूं परिक्रमा करती है, और इसे ये काम करने में 1 साल का समय लगता है, तो इस गति को हम परिक्रमण गति कह रहे थे। और इसकी वजह से दो चीजें हो रही थी, एक तो सीजनल चेंज मतलब ऋतु परिवर्तन, और दूसरा दिन एवं रात की अवधि में चेंजेस होना, मतलब दिन बड़े हो रहे थे या दिन छोटे हो रहे थे। ये 2 पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें, चलो नेक्स्ट में जो परिक्रमण, अभी हम लोगों ने 2 गतियां देख ली कि भाई पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही थी, तो इन दोनों को हम लोगों ने देख लिया। तो अभी हम सेकंड नंबर वाले पर ही कुछ चीजों को देखेंगे, और सेकंड नंबर वाली चीजों पर अभी हमने क्या देखा था, परिक्रमण या रिवोल्यूशन। ठीक है, जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है तो यहीं से हम लोगों को थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स देखना होगा परिक्रमण करते समय। सपोज करो अगर सन को यहां रख लें, ठीक है, अगर हमने सन को यहां रख लिया, ठीक, अब ये देखें कि पृथ्वी जब इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। अब पूछा हुआ क्वेश्चन, अब ये पूछ दिया था एग्जाम में कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है, रिवोल्यूशन पाथ, पृथ्वी का परिक्रमण पथ या पाथ। ठीक है, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ पूछ रहा था उसमें ऑप्शन ए में दे दिया था कि सर्कुलर है या वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक तो वृत्ताकार दे दे, सेकंड नंबर पर दे दिया था कि नहीं परवलयाकार या ज्योइड पाथ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में देगा। तो देखो अब यहां से अगर हम चेक करें कि पाथ कैसा बन रहा है, तो पाथ वाले केस में हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो देखो इस तरीके से पथ होगा। एक बार देखो पृथ्वी अगर यहां पर है, ठीक है, अगर इस वाले कॉलम में हम देखें कि सपोज कर लेते हैं कि अर्थ एक बार यहां है, ठीक है, और एक बार अर्थ यहां है, तो जब यहां है तो मैक्सिमम दूरी पर है ना, जब अर्थ यहां पर होगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। और इसके कंपेयर में जब यहां पर देखें तो यहां पर तो मिनिमम डिस्टेंस पर दिखाई देती है। तो देखो यहां से मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब अगर पथ देखो तो सर्कुलर पथ तो है नहीं, जब सर्कुलर नहीं है तो किस प्रकार का पथ है, तो हम यहां पर देखते हैं परिक्रमण पथ, और यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ या रिवॉल्व पाथ कैसा है, परिक्रमण पथ या रिवोल्यूशन पाथ। तो जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है इसके बारे में जो शब्द लिखा जाता है, ठीक है, परिक्रमण पथ में ए नंबर पर लिख सकते हो परवलयाकार, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस प्रकार का पथ है, परवलयाकार पथ है या वृत्ताकार पथ है। तो याद रखना परवलयाकार मींस एलिप्टिकल, एलिप्टिकल पाथ। भाई एलिप्टिकल पाथ ना कहे तो इसे ही कह देता है जियोइड पाथ, जियोइड पाथ, या इसे ही लिख देगा परवलया का जो पाथ है इसको लिख देता है अंडाकार पथ। लेकिन किसी भी हालत में आपको सर्कुलर पाथ या वृत्ताकार पथ नहीं बताना है। ठीक है, अब यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस देखना शुरू करें, तो भाई यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस मिनिमम दिखाई देती है और ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम दिखाई देती है। देखो जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर हो तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है ना, तो हम यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस।
अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है या न्यूनतम दूरी। तो देखो न्यूनतम दूरी होती है 14,70,00,000 किलोमीटर। 14,70,00,000 किलोमीटर। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ये होती है 15,21,00,000 किलोमीटर। 15,21,00,000 किलोमीटर। अब इस मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस को कहा क्या जाए, तो देखो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है अपसौर, और यही आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अपसौर किसे कहते हैं, या अपहेलियन। अपहेलियन जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है अपहेलियन या अपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो इस कंडीशन को कहा जाता है उपसौर। उपसौर या पेरीहेलियन। याद रखना ये वाली कंडीशन अपसौर और ये वाली कंडीशन उपसौर। अब आपको दो डेट देगा, ठीक है, अब सोच समझकर जवाब देना। मैं आपको दो डेट दे देता हूं, 3 जनवरी, और एक डेट दे देता हूं 4 जुलाई। अब एक चीज आराम से सोच समझकर जवाब दो कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक किस डेट को होगी, 3 जनवरी को होगी या 4 जुलाई को? 4 जुलाई। 4 जुलाई 4 जुलाई को। सबसे नजदीक कब है, 3 जनवरी 4 जुलाई। या 4 जुलाई को? नजदीक 4 बताना है। जुलाई। न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होगी या 4 जुलाई को? 4 जुलाई। 4 जुलाई को मिनिमम है, तो सबसे नजदीक कब होगी? सबसे नजदीक 4 जुलाई बता रहे हो? न्यूनतम 3 जनवरी सर। चलो भाई एक बार अपना आंसर सब लोग मिलान कर लेना, चेक कर लेते हैं। देखो याद रखना पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उपसौर होता है, ठीक है। अगर 3 जनवरी को सबसे नजदीक है तो सबसे दूर किस दिन होगी? 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था। क्वेश्चन यूं पूछा था कि उपसौर होता है, ठीक है। और देखो ऑप्शन कैसे दे दिया था, ऑप्शन ए, अब ऑप्शन बी में आ जाओ 3 जुलाई, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 4 जनवरी। अब देखो कंफ्यूजन होने लगी ना, डेट 3 और 4 ही रखेगा, बस अंतर किसमें करेगा, जनवरी और जुलाई में। लिख देगा 3 जनवरी 3 जुलाई, 4 जुलाई 4 जनवरी, ठीक है। तो रियली ये कंफ्यूजन करने के लिए है ये दोनों, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन एग्जाम में होनी है उसे यहीं पर निकाल दो। तो याद रखना ये कंफ्यूजन करने के लिए डेट दे देगा, 3 जनवरी की जगह 3 जुलाई लिख देगा और 4 जुलाई की जगह 4 जनवरी लिख देगा। तो इसके 4 ऑप्शन तैयार हो जाएंगे ए बी सी डी। और यही क्वेश्चन इसने पूछ रखा था कि उपसौर होता है, और ये 4 डेट दे दी थी। तो उपसौर में हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए। अपसौर दे देता तो हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। और ये दोनों हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसने दे रखा है। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो? यस सर। ठीक है, तो इसे बना लिख चुके हो या नहीं, मिटा दूं? यस सर। तो यहां हमें याद रखना है अभी तक जो हम लोगों ने पॉइंट देखा कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण या रोटेशन, तो रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर दिन एवं रात हो रहे थे। दूसरा हम आए परिक्रमण,
तो परिक्रमण के केस में हमने क्या देखा कि दो चीजें हो रही थी, एक तो सीजनल चेंज ऋतु परिवर्तन, और दूसरा हमने देखा दिन एवं रात की अवधि में अंतर, मतलब दिन बड़ा होगा या दिन छोटा होगा, ये परिक्रमण से तय हुआ। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो पथ कैसा है, मींस पाथ कैसा है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई सर्कुलर पाथ तो नहीं है, जब सर्कुलर पाथ नहीं है तो कैसा है, अंडाकार पथ या परवलयाकार पथ, जिसे आप एलिप्टिकल या जियोइड पाथ कह सकते हो। ठीक है, तो इसी में हम देख रहे थे कि भाई जब अंडाकार पथ है तो एक बार पृथ्वी नजदीक होगी और एक बार दूर होगी। जब दूर होगी तो वो दूरी थी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, और जब नजदीक थी तो ये दूरी थी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। जब अधिकतम दूरी पर होगी तो इस कंडीशन को ही हम लोगों ने कहा है अपसौर या अपहीलियन, और जब नियरेस्ट होगी तो इसको हम लोग कह रहे हैं पेरीहीलियन या उपसौर कंडीशन। और दोनों की डेट हमने देख ली, एक डेट है 3 जनवरी और दूसरी डेट है 4 जुलाई। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसके बाद अगर हम देखें भाई, अगर ये इसके रोटेशंस के तरीके थे और रिवोल्यूशंस के तरीके थे, तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा होता है। तो क्वेश्चंस जितने हैं वो साथ साथ डिस्कस करता चल रहा हूं कि किसी भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब देने की कंडीशन में रहो। ठीक, अब अगर हम लोग ये देख रहे थे कि भाई पृथ्वी अगर रिवॉल्व कर रही है तो चलिए, तो अर्थ को यहां पे रखें और एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर्किल यहां पर ले लें, इस सर्किल में कुछ पॉइंट्स करके देख लेते हैं। इस पॉइंट्स में बीचों बीच वाली लाइन को हम देखेंगे, बीचों बीच के बाद एक लाइन इस तरफ और एक लाइन इस तरफ। देखो, जो बीचों बीच वाली लाइन है इसको आप कहते हो 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड कह सकते हैं। इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड, और इस वाली लाइन को कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या साउथ लैटिट्यूड। देखो, इस वाली लाइन को अगर कहें तो इसे कहते हो कर्क रेखा, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, इसका मतलब इंडिया के बीचों बीच से तो यूं जा रही होगी। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, और ये वाली लाइन जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको दिख रही है, ये ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर जा रही है। ठीक है, तो देखो, अगर ये वाली लाइन कर्क रेखा है तो इस वाली लाइन को हम देखें कि भाई इसे क्या कहें, तो इस वाली लाइन को कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसे कहेंगे इक्वेटर। ठीक, अब इन 3 लाइनों पर हमें देखना है और सूर्य की गति को यहीं से मापना है। उसकी एक वजह, भाई जब अर्थ यहां पर थी, ठीक, अगर ना झुकी होती तो सूर्य का प्रकाश एकदम बीचों बीच सीधा पड़ रहा होता या नहीं। तो बीचों बीच सीधा पड़ने का मतलब कि बीचों बीच तो भूमध्य रेखा है, सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा होता भूमध्य रेखा पर। ठीक, लेकिन हुआ क्या, धरती 23.5 डिग्री झुक गई, और जब धरती 23.5 डिग्री झुकी है तो ये वाला हिस्सा जितना आगे आया है ये वाला हिस्सा उतना ही पीछे गया है ना। ठीक, तो जब 23.5 डिग्री झुकी तो इस 23.5 डिग्री पे आपने एक लाइन खींच दी, और इस 23.5 डिग्री वाली लाइन का ही नाम तो कर्क रेखा है। ठीक, और ये वाला हिस्सा जो पीछे गया था इसको 23.5 डिग्री की एक इधर लाइन खींच दी, और इस लाइन का नाम रख दिया मकर रेखा। तो देखो, अगर पृथ्वी ना झुकी होती तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल डायरेक्ट सीधे यहां पड़ रहा होता भूमध्य रेखा पर,
लेकिन जैसे धरती झुकी तो सूर्य का प्रकाश अब कर्क रेखा पे पड़ने लगा ना, जैसे झुकी वैसे कर्क रेखा पर सूर्य आ गया। अगर ना झुकी होती तो सूर्य भूमध्य रेखा पर होता। ठीक है, तो हमें देखना है डेट वाइज कि धरती पर कहां और कब सूर्य होता है। ठीक है, और ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में दे रहा होता है। तो देखो, एक बार तो सूर्य को हम यहां रखें, सूर्य को अगर यहां रखें, ये सिचुएशन, सूर्य यहां पर जो है ये डेट है 21 मार्च। तो देखो, सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च को है, और 21 मार्च के बाद ये भारत की तरफ चलना शुरू करे। देखो, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सीधा ये आपके सिर पर आ गया। तो ये डेट हुई 21 जून। 21 जून के बाद फिर सूर्य ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया। जून के बाद जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। जब सूर्य यहां पहुंचा सितंबर में, तो दोबारा भूमध्य रेखा पे पहुंच गया ना, इक्वेटर पे, और ये डेट है 23 सितंबर। तेईस सितंबर के बाद सूर्य फिर इस तरफ चले, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सूर्य मकर रेखा पर किस दिन पहुंचा? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर चलना शुरू कर दे, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। इसका मतलब पूरे साल भर सूर्य यहीं पर घूमता रहता है। बात समझ में या नहीं? पूरे साल भर सूर्य इसी इलाके में घूमता रहेगा। अगर इसी इलाके में घूम रहा है तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि सूर्य विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कब होता है? तो साल में 2 बार होता है, एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को कब होगा? देखो, अगर धरती ना झुकी होती तो सूर्य का प्रकाश सीधे भूमध्य रेखा पे पड़ता ना। जैसे धरती झुकी तो सूर्य आ गया कर्क रेखा पर, और ये डेट थी 21 जून। ठीक है, ये डेट होगी 21 जून। तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है 21 जून को कर्क रेखा पर। फिर धरती यहां से घूमकर जब यहां आई तो सूर्य आ गया भूमध्य रेखा पर, और जब यहां पहुंचा तो अब सूर्य आ चुका है मकर रेखा पर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सूर्य विषुवत रेखा पर साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर साल में 1 बार होता है, 21 जून को। सूर्य मकर रेखा पर साल में 1 बार होता है, और वो डेट होगी 22 दिसंबर। यहां तक सभी लोग एश्योर्ड हो? किसी को कोई भी दिक्कत? No, sir. कंफर्म हो, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ठीक, अब एक चीज जरा देखो तो, आप एक शब्द का प्रयोग करते हो गर्मी। भाई, या तो गर्मी बढ़ेगी या गर्मी कम होगी, यही बात होगी ना? या तो गर्मी बढ़ेगी या गर्मी कम होगी। सेम बात मैं कहूं सर्दी, भाई या तो सर्दी बढ़ेगी या सर्दी कम होगी। तो एक चीज देखो तो, जैसे सूर्य ने विषुवत रेखा को पार किया या भूमध्य रेखा को पार किया, देखो आप कह देते हो गर्मी बढ़नी शुरू हो रही है क्योंकि सूर्य आपकी तरफ बढ़ रहा है ना। देखो, मार्च के बाद अप्रैल और ज्यादा गर्मी बढ़ गई, अप्रैल के बाद मई और ज्यादा गर्मी बढ़ी, जून और ज्यादा गर्मी बढ़ी, 21 जून को सूर्य सीधा आपके सिर पर आके खड़ा हो गया, तो सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है या नहीं? अब जून के बाद देखो, जब सूर्य ने आपसे दूर चलना शुरू कर दिया तो गर्मी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, रेगुलर गर्मी कम होती जा रही थी या नहीं? जब सूर्य आपकी तरफ बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रही है, और जब सूर्य आपसे दूर हट रहा है तो गर्मी, ठीक है, तो गर्मी कम हो रही होगी। अब यहां के केस में अगर हम देखना शुरू करें तो देखो, यहां तक हमें क्या दिखाई दिया कि भाई अगर हम गर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं, अब जरा सर्दी शब्द का प्रयोग देखो तो, जैसे 23 सितंबर के बाद सूर्य ने दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश किया इस तरफ, तो सितंबर के बाद देखो आप क्या कहना शुरू कर देते हो कि सर्दी बढ़ रही है। देखना, सितंबर के बाद अक्टूबर, सूर्य यहां पहुंचा, हमसे दूर हो रहा है, देखो सर्दियां बढ़नी शुरू हो गई। अक्टूबर के बाद नवंबर, और ज्यादा सर्दी बढ़ी, दिसंबर और ज्यादा सर्दी बढ़ गई। दिसंबर के बाद देखना जनवरी, अब जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च।
लगातार सर्दियां कम होनी शुरू हो रही हैं या नहीं? तो 6 महीने गर्मी शब्द का प्रयोग करते हो और 6 महीने सर्दियों शब्द का प्रयोग करते हो। इसकी वजह सब कुछ है सूर्य का रिवोल्यूशन, सूर्य का लगातार इस तरीके से चलते रहना। तो सबसे पहली डेट हम उठाते हैं 21 जून। ठीक है, आपके 21 जून शब्द से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमें देखना है। तो जितने क्वेश्चन बन सकते होंगे, ये चलिए, तो सबसे पहले वाली ये वाली डेट हम उठाते हैं 21 जून, और 21 जून से करके देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये बनेंगे क्वेश्चंस। रुकिए, इसकी स्क्रीन थोड़ी, चलिए। तो 21 जून वाली डेट में हम देखते हैं किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन हो रहा होगा। चलो, तो पहली डेट 21 जून। 21 जून से जितने क्वेश्चंस बनेंगे सभी हम लोग यहां से देखते चलते हैं। 21 जून में पहला पॉइंट क्या बनाओगे? देखो, 21 जून में पहला पॉइंट ये लिखा जा सकता है कि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सन विल बी परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर दिखाई दे रहा है या नहीं? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत किस दिन होता है या परपेंडिकुलर किस दिन होता है। तो पहला पॉइंट 21 जून में हम यही लिख सकते हैं कि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत, सन विल बी परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहला पॉइंट तो हमें ये दिखाई दिया। जरा दूसरा पॉइंट देखो क्या बन सकता है आपका। भाई जो दूसरा पॉइंट इसमें तलाश कर देखो, 21 जून को सूर्य आपके सिर पर है ना। अगर 21 जून को सूर्य आपके सीधे सिर पर है तो देखो क्या होगा, सुबह 5 बजे सूर्योदय और शाम को 7 बजे सूर्यास्त। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होगा या नहीं भारत में? ठीक, तो देखो इस लाइन की अगर ऊपर बात करें तो इस लाइन के ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और इस लाइन के नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, धरती को आपने बीचों बीच इस लाइन से डिवाइड कर दिया। तो देखो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून होता है, क्योंकि सूर्य को जितना उत्तर में आना था वो आ चुका है। तो याद रखना 21 जून जो होगा ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो नेक्स्ट में लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन डे टाइम ऑफ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून हो गया। तो जरा एक खास बात देखो, सूर्य हमारे सिर पर था तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन, लेकिन इस दिन ये ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा दूरी पर है या नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सबसे छोटा दिन 21 जून ही होगा या नहीं? तो एक बात याद रखना, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो यही 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? 21 जून अगर उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होगा। कंफर्म हो ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहां पर डालो पॉइंट नंबर 3 में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन डे टाइम इन सदर्न हेमिस्फीयर, सबसे छोटा दिन। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जरा तलाश कर देखो, पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा, जब सूर्य हम लोग की तरफ बढ़ रहा है तो गर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही होंगी, और जब सूर्य 21 जून के बाद से हम लोगों से दूर चलना शुरू कर दे तो गर्मियों का अंत होना शुरू हो जाएगा या नहीं?
जितनी गर्मी पड़नी थी 21 जून को सबसे ज्यादा धूप होगी, लेकिन 21 जून के बाद सूर्य हम लोगों से दूर चलना शुरू कर देगा या नहीं? और जब सूर्य हम लोगों से दूर चलना शुरू कर देगा तो गर्मियों का अंत होना शुरू हो जाएगा 21 जून के बाद से। अगर 21 जून से गर्मियों का अंत हो रहा है तो एसएससी में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रीष्म अयनात, या जिसे आप कहते हो समर सोलिस्टाइस, ठीक है, इस दिन से अगर गर्मियों का अंत हो रहा है तो 21 जून को ही कहा जाता है ग्रीष्म अयनात। तो ये 21 जून के ही डेट को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रीष्म अयनात। तो देखो, ग्रीष्म अयनात या समर सोलिस्टाइस, ठीक है। ग्रीष्म अयनात किस दिन होगा? 21 जून को। अब आपसे क्वेश्चन में कैसे दे रखा है एसएससी में कि ग्रीष्म अयनात होता है। ऑप्शन ए में दे दिया 21 जून, ऑप्शन बी में 22 दिसंबर, ऑप्शन सी में 23 सितंबर और ऑप्शन डी में 21 मार्च। तो याद रखना ग्रीष्म अयनात होगा 21 जून को, ठीक है। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो या नहीं? पॉइंट नंबर 5 पर आ जाए। पॉइंट नंबर 5 को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, पॉइंट नंबर 5 पर जो हमें एक पॉइंट दिखाई देगा, पॉइंट नंबर 5 को यहां देख लेते हैं। चलो पॉइंट नंबर 5 पर आ जाओ। भाई 21 जून को हम लोगों ने ग्रीष्म अयनात कहा, तो यहीं पर एक चीज नोटिस करके देख लो, 21 जून के बाद से सूर्य साउथ की तरफ चलना शुरू कर देगा या नहीं? देखो इस तरफ नॉर्थ है, तो जितना नॉर्थ आना था आ चुका। अब इस दिन के बाद से साउथ में चलना शुरू करेगा या नहीं? ठीक। तो अगर मैं एक लाइन यूं लूं तो इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ, तो सूर्य यहां पर है ना, अब इस दिन के बाद से साउथ में चलना शुरू कर देगा। ठीक। अगर साउथ की तरफ चलना शुरू कर दिया तो अब अगर आपसे ये पूछे कि सूर्य दक्षिणायन कब से होगा या साउथवर्ड, तो 21 जून के बाद से सूर्य ने साउथवर्ड चलना शुरू कर दिया या नहीं? तो सूर्य दक्षिणायन हो गया। तो 5वें नंबर पॉइंट पे लिखेंगे सूर्य दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन, या सन विल बी साउथवर्ड, सन विल बी साउथवर्ड। इस दिन के बाद से सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ये आपका रहा पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 तक सभी लोग कंफर्म हो? Yes. ठीक। देखो अब एक काम करो तो जरा, अगली डेट 22 दिसंबर लो और 21 जून वाले से कंपेयर करके अगर हम पॉइंट बनाने की कोशिश करें तो मान लो हमने अगली डेट ले ली 22 दिसंबर, ठीक है, और 21 जून वाली एक एक डेट से जरा कंपेयर करके पॉइंट बनाने की कोशिश करो तो पहला पॉइंट क्या बनेगा 22 दिसंबर में? पहला पॉइंट बनाकर देखो 22 दिसंबर में क्या बनना चाहिए? Sun will be perpendicular at Tropic of Capricorn. राइट। मतलब पहला पॉइंट ये बना कि जैसे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत था, तो हम पहला पॉइंट ये बना सकते हैं ना कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक। सन विल बी परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पहला पॉइंट यही लिखो, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, पहला पॉइंट यही लिख लो, सन विल बी परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बन गया पहला पॉइंट। अब जरा दूसरा पॉइंट बनाओ तो क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट बनाओ तो क्या बनता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। राइट। इसका मतलब सूर्य अगर ऑस्ट्रेलिया के सिर पर है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। और देखो तो हम लोगों से सबसे ज्यादा दूरी पर सूर्य किस दिन है? 22 दिसंबर को ही है या नहीं? तो भारत में सबसे छोटा दिन कब रहा होगा? 22 दिसंबर को। तो देखो उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा ना 22 दिसंबर। तो इससे कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो दूसरी लाइन ये बनी कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। तो अगला पॉइंट यही बनाना, अगले पॉइंट में ये लिख लो कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर क्या होगा?
दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, सबसे बड़ा दिन। भाई दक्षिणी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन हो गया, तो सबसे छोटा दिन किसके लिए होगा? उत्तरी गोलार्ध का। Autonomous राइट। hemisphere. तो नेक्स्ट लाइन में बना दो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन डे टाइम ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। अगला पॉइंट बनाओ, क्या बनेगा? अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? एक चीज सर्दियों देखो की तो, शुरुआत। देखो 22 दिसंबर से सूर्य दोबारा आपकी तरफ चलना शुरू कर देगा या नहीं? और जैसे जैसे सूर्य आपकी तरफ बढ़ रहा है तो सर्दियों का अंत होना शुरू हो जाएगा या नहीं? होगा या नहीं? Yes, sir. यस तो सर। अगर सर्दियों का अंत होना शुरू हो गया तो ये ग्रीष्म अयनात था, तो ये शीत अयनात होगा, विंटर सोलिस्टाइस। यस सर। तो अगला पॉइंट ये बनाएंगे ना कि 22 दिसंबर को कहा जाता है विंटर सोलिस्टाइस या शीत अयनात। होगा या नहीं? तो अगला लिख दो, अगला पॉइंट लिखो, 22 दिसंबर को शीत अयनात या विंटर सोलिस्टाइस। लिख चुके हैं ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा जरा एक चीज बताओ, तो मकर संक्रांति किस दिन होती है? अभी 14 फेस्टिवल था ना, जनवरी। 14 जनवरी सर। 14 जनवरी जनवरी। सर। मकर संक्रांति 14 क्या जनवरी। बताया? 14 जनवरी। 14 जनवरी। 14 जनवरी। अब एक चीज याद रखना भाई, इंडियन को थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी। तो मकर संक्रांति वाले दिन ये होता है ना, लोग स्नान करने जाते हैं, जो लोग होते हैं, कुछ लोग गंगा जाएंगे, कुछ यमुना जाएंगे, जो नहीं जा सकते वो घर में ही बिल्कुल सुबह सुबह स्नान करके दान दक्षिणा, मतलब एक धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है। अब एक चीज देखो कि भाई मकर संक्रांति त्योहार मनाया जा रहा है, तो देखो इंडियंस में और ज्योग्राफी में थोड़ी सी समानता मिलाकर देखो। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो मकर संक्रांति, ठीक है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो कर्क संक्रांति। लेकिन इंडियन मकर संक्रांति मना रहे हैं 14 जनवरी को। इसका मतलब 22 दिसंबर को सूर्य चलना शुरू करे तो 14 जनवरी तक कहीं यहां होगा या नहीं? 14 जनवरी को यहां होगा ना? इंडियंस को थोड़ा सा Yes, sir. कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई। भारतीयों को यह लगा कि 14 जनवरी से सूर्य जो है वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है, लेकिन सूर्य ने नॉर्थ की तरफ चलना किस दिन से शुरू किया था? 22 दिसंबर से। बात समझ में आई या नहीं? तो इंडियंस क्या कहते हैं कि भाई सूर्य उत्तरायण हो गया है या नॉर्थ वर्ड हो गया है और आज नहाना पड़ेगा सबको। देखो क्यों कहते थे, उसकी वजह, कई ऐसे क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं, जैसे सर्दियां शुरू हो जाएंगी एक एक महीना गैप मार देंगे, नहाएंगे नहीं। पता लगा दुनिया की बैक्टीरिया वायरस उन्हें खुजली हो जाए, लेकिन मानने वाले नहीं है। ठीक है। तो अब उनके लिए क्या किया गया कि इसको धार्मिक तरीके से जोड़ दिया गया कि देखो सूर्य आज से उत्तरायण हो गया है और आज से नहाना शुरू कर दो। बात समझ में आई? सूर्य उत्तरायण किस दिन से हो रहा है? 22 दिसंबर से हो रहा है ना। सूर्य नॉर्थ वर्ड किस दिन से हुआ है? भाई देखो, नॉर्थ से साउथ चला था 21 जून को, देखो तो साउथ वर्ड हुआ था 21 जून से। 21 जून से साउथ वर्ड हुआ था या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो 22 दिसंबर से नॉर्थ वर्ड हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक। तो भाई हम अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि 22 दिसंबर से सूर्य उत्तरायण होता है। होगा या नहीं? यस Sun will सर। be northward from सर 22nd 21 जून। December। हाँ सर पूछो 21 क्या? जून से 21 जून से सूर्य दक्षिणायन होगा और 22 दिसंबर से जो सूर्य होगा वो उत्तरायण होगा ना। हाँ 22 दिसंबर से सूर्य ने उत्तर की तरफ चलना शुरू कर दिया ना। देखो अब सूर्य उत्तर की तरफ चलना शुरू करेगा ना 22 दिसंबर से यस सर। ना। और जब सूर्य उत्तर की तरफ चलना शुरू कर दे तो सूर्य उत्तरायण हो गया।
या नॉर्थवर्ड हो गया। जब सूर्य ने उत्तर की तरफ चलना शुरू कर दिया तो सूर्य उत्तरायण या नॉर्थवर्ड। और इंडियंस को क्या लगता था सूर्य 14 जनवरी से उत्तरायण होता है, लेकिन सूर्य तो 22 दिसंबर से ही उत्तरायण हो गया था ना। कंफर्म हो ना? यस सर। तो अगला पॉइंट लिख लो, सी तैनात लिख लिया था ना। अगला पॉइंट यहां सी तैनात लिख चुके थे, विंटर सोलिस्टाइस। यस सर। तो अगला पॉइंट ये लिख दो कि सूर्य इस दिन से उत्तरायण, सन विल बी नॉर्थवर्ड फ्रॉम दिस डेट। सूर्य इस दिन से उत्तरायण होता है। सर विंटर सोलिस्टाइस और समर सोलिस्टाइस एक बार दोबारा बताना। आप कुछ पूछ रहे हो लेकिन रियली ना आवाज साफ सुनाई नहीं दी, फिर से पूछो। सर समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस एक बार दोबारा से बता दीजिए। अच्छा अच्छा, बस सीधा सा मतलब याद रखना। 21 जून को सूर्य भारत के सिर पर आ चुका है ना। ठीक, अब एक चीज देखो, जब सूर्य हम लोग की तरफ बढ़ रहा था तो गर्मी बढ़ रही थी ना, और जब 21 जून के बाद से सूर्य हम लोगों से दूर चलना शुरू कर देगा तो गर्मियों का अंत होना शुरू हो जाएगा या नहीं? तो गर्मियों का अंत 21 जून के बाद से ही शुरू होगा ना, तो हमने कह दिया ग्रीष्म अयनात, क्योंकि 21 जून से गर्मियों का अंत होना शुरू हो गया है। अब 21 जून से चलते चलते 22 दिसंबर तक सूर्य इधर जाएगा, तो सूर्य हमसे जितनी दूरी हटता जाएगा गर्मियों का अंत होना शुरू हो जाएगा या नहीं? तो 21 Yes. जून से सूर्य हटना शुरू हो जाएगा, गर्मियों का अंत होना शुरू हो गया, तो ग्रीष्म अयनात। और 22 दिसंबर को देखो, सूर्य हमसे मैक्सिमम दूरी पर है, तो 22 दिसंबर को भारत में सर्दी थी या नहीं? 22 दिसंबर को भारत में क्या थी? सर्दी था ना, विंटर। यस सर। राइट। अब जरा देखो 22 दिसंबर के बाद से जब सूर्य आपकी तरफ चलना शुरू कर देगा तो सर्दियों का अंत होना शुरू हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस तो भाई जब सर्दियों का अंत होना शुरू हो गया तो शीत अयनात। अब बात कंफर्म सी समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, अब एक एक लाइन आपको दोनों में जोड़नी होगी। देखो, अभी मैंने पूछा मकर संक्रांति कब होती, तो आपने 14 जनवरी बताया या नहीं? यस देखो, सर। जब आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन फेस्टिवल मतलब भारतीय त्योहार मकर संक्रांति कब होता है, तब तो 14 जनवरी जवाब देना सही होगा। लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे कि मकर संक्रांति किस दिन होता है, तब 14 जनवरी आपको जवाब नहीं देना है। तब देखो क्या देना है। ऑप्शन बी में लिखा होगा 21 जून, ऑप्शन सी में लिखा होगा 22 दिसंबर, ठीक है। ऑप्शन डी में हो सकता हो लिख दे 21 मार्च। तो याद रखना, जब सूर्य मकर रेखा पर तो मकर संक्रांति, और मकर रेखा पर किस दिन है? 22 दिसंबर को है ना। 22 दिसंबर, जी सर। राइट, क्योंकि इंडियंस को कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। भाई भारतीयों ने आज से 4000 साल पहले कैलकुलेशन की और उनको ये लगा कि सूर्य 14 जनवरी से उत्तरायण होता है। ये बहुत बड़ी बात थी इंडियंस के लिए कि आज से 4000 साल पहले उनको पता था कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। नासा को और इन लोगों को ये बात तो आज से 50-60 साल पहले पता लगी। अगर 100-150 साल में जो बात इन लोगों को पता लगी, इंडियंस ऋषि मुनि तो इस बात को 4000 सालों से बता रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण, सूर्य दक्षिणायन। तो भारतीयों को लगा 14 जनवरी से होता है, तो भारतीयों ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति मना लिया। लेकिन हो किस दिन से रहा था? 22 दिसंबर से। अब बात क्लियर सी समझ में आ गई या नहीं? कंफर्म हो ना सभी लोग? यस सर। याद रखना, सूर्य मकर रेखा पर तो मकर संक्रांति और सूर्य कर्क रेखा पर तो कर्क संक्रांति। तो एक चीज देखो, 22 दिसंबर की डेट में लिख दोगे ना मकर संक्रांति, लिखोगे या नहीं? यस सर। तो याद रखना, मकर संक्रांति पूछे तो 22 दिसंबर, लेकिन जब पूछ दे भारतीय त्योहार मकर संक्रांति किस दिन होता है, तब आपका जवाब 14 जनवरी सही होगा। जब भारतीय त्योहार मकर संक्रांति पूछे तब तो 14 जनवरी जवाब दे देना, लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हो मकर संक्रांति तो आपको जवाब देना है कौन सी डेट? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। और अगर कर्क संक्रांति पूछे तो डेट क्या जवाब दोगे? 21 जून। 21 जून। तो 21 जून वाले कॉलम में जाकर लिख दो कर्क संक्रांति, तो एक पॉइंट रह गया था ना।
5 पॉइंट हुए थे। 6 नंबर पॉइंट में 21 जून वाले में लिख दो कर्क संक्रांति। इंग्लिश में लिख सकते हो ट्रांजिशन ऑफ कैंसर, ट्रांजिशन ऑफ कैंसर। सूर्य कर्क रेखा पर तो कर्क संक्रांति, सूर्य मकर रेखा पर तो मकर संक्रांति। सभी लोग यहां तक एश्योर्ड हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, जो रिमेन आपका बचता है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और इन चीजों सर। को रिमाइंडर पे रखना, क्योंकि कल आते ही पहले इसका क्वेश्चन पूछूंगा सारे। कंफर्म सर। हो ना? यस सर एक सर। चीज पूछनी थी। जितने सिंपल तरीके से हो सकता उतने सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। दूसरा, आपको एक खास काम क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को रीड कर लेना। जिसकी जो प्रॉब्लम होगी शुरू के 5-7 मिनट पहले आपके क्वेश्चन ले लूंगा। क्वेश्चन लेने के बाद जो टॉपिक होगा इसमें आगे शुरू करेंगे। भाई हम लोगों के पास अभी 2 डेट बच गई हैं। 2 ही डेट तो हम लोगों ने की, 21 जून और 22 दिसंबर कर लिया। अभी 21 मार्च और 23 सितंबर बचे हुए हैं ना? यस सर। Yes, इसको sir. हम लोग कल करते हैं। आप तब तक इसे टोटल रिमाइंडर पे रखना। कल मिलते हैं फिर आपके इसी टाइम पर। ओके, थैंक्स। सर Thank you, sir. हाँ बोलो।